रिपीटिंग वंस अगेन। लास्ट हमने ऑसिलेटर्स को शुरू कर रखा था और आपको मैंने आइडिया दे दिया था कि किस तरीके से ऑसिलेटर की वर्किंग हो सकती है, क्या क्या उसमें टैंक सर्किट, एम्पलीफायर, फीडबैक होता है, डैम्प अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस, बार्क-हासन क्राइटेरिया की कंडीशंस। ठीक है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो आपके सिलेबस में है ऑसिलेटर्स, अब उनको शुरू करते हैं। तो आपके सिलेबस में 3 ऑसिलेटर हैं, ठीक है, तीनों की वर्किंग है आपके सिलेबस में। तो सीक्वेंस वाइज कर लेते हैं उनको। सबसे पहले है आपका ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर। ट्यून्ड कलेक्टर कॉमन एमीटर ऑसिलेटर। ठीक है, तो मैं इसकी आपको सर्किट डायग्राम के थ्रू वर्किंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसको आप जो है बुक की हेल्प से और वीडियो की हेल्प से नोट्स की फॉर्म में ज़रूर बना लेना, ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहे कि क्या हम डिस्कस कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। सिर्फ एक सर्किट डायग्राम का डिफरेंस है तीनों ही ऑसिलेटर्स में, अदरवाइज वर्किंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्यून कलेक्टर को देखते हैं। एक चीज़ ध्यान में हमेशा रखनी है, जब भी हम एम्पलीफायर को बनाएंगे तो एम्पलीफायर आपका क्या होता है, एक रेजिस्टेंस यहाँ होता है, दूसरा यहाँ होता है, तीसरा और चौथा। ठीक है, ये एक एम्पलीफायर हो गया। और इस एम्पलीफायर को हमने जोड़ना है टैंक सर्किट से, और इसको हमने फीडबैक भी देनी है वापस। यानी मेन काम टैंक सर्किट का है जो वो प्रोवाइड करेगा, यहाँ से इसको फीडबैक मिलनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है किसका, ऑसिलेटर का। तो अभी हम इसी को यहाँ पर बना रहे हैं। तो जब हम इस तरह से एम्पलीफायर बनाएंगे तो ट्यून्ड कलेक्टर में कलेक्टर के ऊपर आपका टैंक सर्किट रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने कि जो भी आपका जो कलेक्टर है उसके ऊपर ट्यूनिंग रहेगी। ट्यूनिंग का मतलब टैंक सर्किट वहाँ पर कनेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको बना देता हूँ। ये हमारा कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर हो गया। ठीक है, इसके हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस सिर्फ यहाँ पर चेंज है, इसकी जगह कलेक्टर के ऊपर ट्यूनिंग है, और ट्यूनिंग का मतलब टैंक सर्किट यहाँ पर कनेक्टेड है। तो हमने एक टैंक सर्किट को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, लाइक दिस। दिस इज द टैंक सर्किट दैट वी हैव कनेक्टेड। ठीक है, यहाँ पर प्लस VCC हमने देना है। उसके बाद सेम सर्किट, रेजिस्टेंस, दोबारा से रेजिस्टेंस, और तीसरा रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे ऊपर आपको बताया, सिर्फ इस रेजिस्टेंस को हटाया हमने, इसकी जगह L और C हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको फीडबैक देनी है हमने। ये एम्पलीफायर हमने यहाँ पर बना दिया है, इसको फीडबैक देनी है। और फीडबैक जो है वो हमेशा कहाँ जाती है, बेस के ऊपर जाती है, एमीटर के थ्रू। तो हम यहाँ से आउटपुट को लेंगे वापस, और इसको हमने जोड़ दिया है बेस पर। ये बेस पॉइंट पर हमने इसको जोड़ दिया है। ठीक है, और एक कैपेसिटर स्टार्टिंग में यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद ये बाईपास कैपेसिटर भी लगा सकते हैं आप, CE। ठीक है, और यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं प्लस VCC। ये आपका रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस RE, ये बाईपास कैपेसिटर CE, ये L और ये C। ये वेरिएबल कैपेसिटर है एक तरीके से।
ये L मान लिया, इसको आप L1 का नाम दे देते हैं। ये आपस में म्यूचुअली कपल है। म्यूचुअली कपल का मतलब जो इसमें इंडक्शन होगा तो वही इसमें चेंज हो जाएंगे हमारे पास। तो ये एक सर्किट डायग्राम हो गया किसके लिए? ट्यून्ड कलेक्टर, कॉमन एमिटर, ऑसिलेटर के लिए। अब हमने सिर्फ इसकी वर्किंग को समझना है क्या है। R1, R2, RE, ठीक है, ये बायसिंग का स्टेबल बायसिंग प्रोवाइड्स बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन। ठीक है। RE जो है वो टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है फॉर टेम्परेचर कांस्टेंट, इसलिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब R1, R2, RE की वैल्यू हमें पता चल गई। दिस इज फॉर बायसिंग स्टेबलाइजेशन। CE बाईपास का काम करता है, बाईपास सर्किट। ये हमारा टैंक सर्किट है। L1 और L आपस में म्यूचुअली कपल्ड हैं। ठीक है, M हमने इसको मान लिया। VCC हमने यहाँ प्रोवाइड कर रखी। अब हम इसकी वर्किंग को एक बार देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, एक बार इसके बारे में आपने थोड़ा सा लिख देना है। टैंक सर्किट है, R1, R2, RE है, और इनका काम क्या क्या है और ये किस तरीके से जो है सर्किट के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं। ठीक है। अब L1 और L जो हमारे पास हैं, इनके अंदर कॉइल्स हैं। L को हम प्राइमरी कॉइल्स का नाम दे देंगे, इसमें सेकेंडरी कॉइल्स हैं, क्योंकि यहाँ से म्यूचुअल इंडक्शन इसके अंदर होना है हमारे पास। अब वर्किंग देखते हैं इसकी। वर्किंग में हमने सिर्फ ये देखना है कि ये कैसे काम करना है। तो जब हम इसकी वर्किंग को स्टडी कर रहे हैं तो VCC को हमने ऑन कर दिया, प्रोवाइड VCC। जैसे ही VCC को ऑन करेंगे, ठीक है, जो कलेक्टर करंट है सर्किट के अंदर वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। VCC को ऑन करते ही, क्योंकि VCC कलेक्टर पर कनेक्टेड है, तो VCC को ऑन करते ही IC स्टार्ट इंक्रीजिंग, IC इंक्रीज हो जाएगा। और जब कलेक्टर करंट IC इंक्रीज हो जाएगा तो इसकी वजह से ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा हमारा। ठीक है, मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखें। जैसे ही VCC को ऑन किया, कलेक्टर करंट बढ़ा, उसकी वजह से कैपेसिटर चार्ज हो गया। जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो ये डिस्चार्जिंग होगी इसकी L के थ्रू, इंडक्शन के थ्रू। ठीक है, इस L के थ्रू इसकी डिस्चार्जिंग होगी और इसकी वजह से इसके अंदर वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि मैग्नेटिक इंडक्शन में एनर्जी स्टोर हो जाएगी, फिर उसकी वजह से इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जो करंट हमें मिलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC। ये इस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। यानी जैसे ही हमने VCC को ऑन किया, कलेक्टर करंट बढ़ा, कैपेसिटर गेट फुली चार्ज एंड इट गेट्स डिस्चार्ज थ्रू द इंडक्टर। ठीक है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होंगी वो इस फ्रीक्वेंसी के थ्रू डिस्चार्जिंग होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और क्योंकि L जो है जब डिस्चार्ज हो रहा है तो L के अंदर इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा और वो इंड्यूस्ड EMF इसके अंदर भी जाएगा ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से इसके अंदर भी जो है वो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। और ये कहाँ पर कनेक्टेड है? आपका बेस के ऊपर कनेक्टेड है, और दूसरा इसका एंड कहाँ पर है? एमिटर पर। जब हम जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसको बेस और एमिटर पर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसकी वजह से एमिटर करंट एंड बेस करंट स्टार्ट इंक्रीजेस। ये दोनों बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और जब बेस करंट बढ़ेगा देयरफॉर IC आल्सो इंक्रीजेस, तो कलेक्टर करंट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो वो बढ़ता रहेगा। कब तक बढ़ता रहेगा? जब तक वो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हो जाता। और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इसके अंदर अब इंडक्शन बंद हो जाएगी, बिकॉज इट गेट्स फुली चार्ज्ड। ठीक है, तो अब इसके अंदर इंडक्शन बंद हो जाएंगी। इसके अंदर इंडक्शन बंद हो गई तो
तो जो इंडक्शन बंद हो गई तो इसके अंदर अब जो करंट था वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एंड व्हेन ड्यू टू इंडक्शन L1 IB स्टार्ट डिक्रीजिंग, एमिटर करंट आल्सो डिक्रीजिंग, और फिर उसकी वजह से कलेक्टर करंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक, और जब कलेक्टर करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब कैपेसिटर जो है अब वो एक तरीके से डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। ठीक है, आप एक बार दोबारा से देखेंगे इसको। जैसे ही VCC को ऑन किया कैपेसिटर गेट फुल्ली चार्ज, और उसकी डिस्चार्जिंग L के थ्रू, L से इंडक्शन में आ गया, म्यूचुअल इंडक्शन, और इस वजह से बेस और एमिटर करंट बढ़ना शुरू हो गए। ठीक है, क्योंकि फीडबैक जो है वो बेस पर और एमिटर पर है, और जैसे ही एमिटर और बेस करंट जो है फॉरवर्ड बायस हो गए तो उसकी वजह से IC इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और जब IC इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और जब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि वो मैक्सिमम ना हो जाए। ठीक है, स्लाइटली फॉरवर्ड एंड बिकम फॉरवर्ड जब तक वो मैक्सिमम हो। जैसे ही IC बिकम मैक्सिमम तो इसके अंदर इंडक्शन बंद हो जाएगी, और जब इसमें इंडक्शन बंद हो गई तो इसके अंदर अब करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, यानी IB और IE। ठीक है, बेस एमिटर बेस जंक्शन और एमिटर बेस जो आपका वोल्टेज थी वो एक तरीके से लेस फॉरवर्ड हो जाएंगी, और जब लेस फॉरवर्ड हो जाएंगी तो करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग, IC स्टार्ट डिक्रीजिंग। और जब ये डिक्रीज होना शुरू हो गया तो कब तक डिक्रीज हो जाएगा, जब तक IC बिकम्स इक्वल टू 0। जैसे ही IC 0 हो गया तो फिर इसके अंदर दोबारा से इंडक्शन शुरू हो जाएगी। अगेन इंड्यूस्ड EMF स्टॉप्ड, फिर दोबारा से इंड्यूस्ड EMF स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, फिर एमिटर बेस जंक्शन दोबारा से फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, फिर फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, फिर करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक ये मैक्सिमम ना हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैक्सिमम हुआ फिर इसमें स्टॉप हो गया, फिर वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और जो इंड्यूस्ड EMF इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है एक बार, फिर 0, फिर डिक्रीज, फिर 0, फिर डिक्रीज, इस तरीके से। और जो इसके अंदर लॉस हो रहा था वो हम वापस कहाँ दे रहे हैं, एमिटर और बेस पर दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जो है अब कोई चेंज नहीं आने वाला, जैसे हमारे पास थी वैल्यू वही वैल्यू इसके अंदर चलती रहेगी। ठीक है, दिस साइकिल रिपीट इटसेल्फ कंटिन्यूअसली। तो ये एक तरीके से हमें जो है आउटपुट मिलती रहेगी। अब दूसरी चीज़, क्योंकि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, ये देता है 180 डिग्री फेज, यानी कि जो हमने इनपुट दिया है उसका इस तरीके से देगा ये। तो 180 डिग्री फेज तो आउटपुट हमें उल्टा मिलना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर वापस डाल रहे हैं इसको, तो वो आउट ऑफ फेज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी म्यूचुअल इंडक्शन है। L एंड L1 आर म्यूचुअली कपल्ड, ये म्यूचुअली कपल्ड हैं, और म्यूचुअली कपल्ड हैं तो इनके बीच में जो इंडक्शन होगा वो भी 180 डिग्री। तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना हो गया, 360 डिग्री। तो जो हम फीडबैक दे रहे हैं, वापस दे रहे हैं, वो इन फेज रहेगी, और इन फेज रहने की वजह से हमें लगातार कांस्टेंट आउटपुट जो है वो मिलती रहेगी, क्योंकि जो कमी इसमें हो रही थी हीट की वजह से वो वापस फीडबैक में मिलती जा रही है, और IC बिकम्स मैक्सिमम, और इस तरीके से वो ना तो कभी इंक्रीज होंगे ना उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ आवर ट्यून्ड कलेक्टर, कॉमन एमिटर एंड ऑसिलेटर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में हम देख लेते हैं हार्टले के लिए। डिफरेंस सिर्फ उनके सर्किट डायग्राम का है, वर्किंग ऑलमोस्ट सेम है। हार्टले ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर में क्या है हमारे पास, यही एक तरीके से हम यहाँ पर बना लेते हैं, कॉमन एमिटर। ठीक है, दो चेंज करने हैं इसमें।
यहाँ पर हम अब एक इंडक्शन कॉयल RFC बोलते हैं इसको, रेडियो फ्रिक्वेंसी चॉक कॉयल, टैंक सर्किट हमने जोड़ा था उसकी जगह RFC जोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस RE एज इट इज, R1 R2 एज इट इज। यहाँ पर हम C कैपेसिटर ले रहे हैं, C2 नाम दे देते हैं, और वापस जो हम डालेंगे यहाँ पर वो हमने C1 नाम दे दिया उसको। अब यहाँ हमने टैंक सर्किट को कनेक्ट करना है, और ये टैंक सर्किट इस तरीके से कनेक्टेड है कि हमने इस कॉयल को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, ग्राउंड कर दिया है बीच में से, एक को L1 दूसरे को L2 का नाम दे दिया, और इसके अक्रॉस एक कैपेसिटर जोड़ दिया C, वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ VCC अप्लाई कर देते हैं। चेंज क्या हुआ कि जो हमारा टैंक सर्किट था वो यहाँ से है तो कलेक्टर पर ही, लेकिन अब वो इस हिस्से से यहाँ पर कनेक्ट हो गया। ठीक है, देखो कैसे, ये हमेशा ध्यान रखना है कि टैंक सर्किट आउटपुट में ही कलेक्टर के साथ रहेगा। एक पार्ट, अच्छा इसको भी ग्राउंड दिखा दो, और इसके साथ एक कैपेसिटर और बाईपास के लिए। वही काम R1 R2 RE का स्टेबलाइजेशन का है। ठीक है, RFC ये अपने अंदर से एक तरीके से DC को पास होने देगा, ठीक है, AC को नहीं होने देगा, क्योंकि प्रोवाइडिंग प्लस VCC है ये, तो जब भी हम कलेक्टर करंट चाहते हैं तो वो DC में ही रहना चाहिए। तो यहाँ से ये RFC जो है DC को जाने देगा, AC को नहीं, और ये कैपेसिटर जो है यहाँ पर AC को जाने देगा ताकि हम आउटपुट में उसको ऑपरेट कर सकें। ठीक है, अब इसकी वर्किंग और सब चीज़ें देख लेते हैं। जब हमारा ये एम्पलीफायर है उसका एक सिरा इंडक्टर टैंक सर्किट का एक सिरा कहाँ पर है, कलेक्टर पर है, दूसरा ग्राउंडेड है। ठीक है, अब यहाँ से देखें ध्यान से, ये सिरा कहाँ है, इनपुट के अंदर चला गया, और दूसरा सिरा कहाँ है, ग्राउंडेड है, और ये भी क्या है, आपस में ग्राउंडेड। तो ग्राउंडेड का मतलब क्या होगा, ये आपस में इंटरनली कनेक्टेड। तो यानी एक एमीटर पर हो गया और दूसरा कहाँ पर हो गया, बेस पर हो गया। यहाँ भी ऐसा ही था, एक एमीटर पर हो गया और दूसरा कहाँ पर हो गया, बेस पर, बेस एमीटर। और यहाँ भी क्या है, एमीटर पर हो गया एक और दूसरा कहाँ हो गया, बेस। दूसरा सिरा इसका कहाँ था, कलेक्टर के ऊपर। ठीक है, और ये कहाँ पर है, कलेक्टर पर। तो डायग्राम सिर्फ चेंज हो गया यहाँ से यहाँ पर, बाकी सेम है। अब ये L1 और L2 बीच में से हमने अंडरग्राउंड कर रखे हैं, यानी ये पॉइंट अलग है और ये पॉइंट अलग है। अब वर्किंग कैसे करेंगे, जैसे ही VCC को ऑन करेंगे IC स्टार्ट इंक्रीजिंग। जैसे ही कलेक्टर करंट बढ़ना शुरू होगा तो कलेक्टर करंट से ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तो उसकी डिस्चार्जिंग L1 के थ्रू होगी। ठीक है, अब वो L1 इसके साथ म्यूचुअली कपल्ड है। अब जब ये म्यूचुअली कपल्ड है तो वो एमीटर और बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर देगा, क्योंकि एमीटर और बेस पर कनेक्टेड है ये वाला L2। एमीटर और बेस फॉरवर्ड बायस हो गए तो कलेक्टर करंट और बढ़ जाएगा तो मैक्सिमम जब तक बढ़ता रहेगा जब तक वो मैक्सिमम ना हो जाए। जैसे ही वो मैक्सिमम हो गया इसके अंदर इंडक्शन बंद हो जाएगा। जब बंद हो गए तो इसमें अब करंट जो है डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, यानी एमीटर बेस जंक्शन बिकम लेस फॉरवर्ड तो कलेक्टर करंट डिक्रीज। और कब तक डिक्रीज होता रहेगा, जब तक कलेक्टर करंट जीरो ना हो जाए। जब कलेक्टर करंट जीरो हो गया फिर इसके अंदर इंडक्शन फिर स्टॉप हो गए और अब एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है, करंट की डायरेक्शन की वजह से, और फिर वो दोबारा से इंडक्शन इसमें प्रोड्यूस होते रहेंगे। तो ऑलमोस्ट जो है आप एक बार इनको स्टडी करके देखेंगे तो समझ में आ जाएंगे कि वैल्यूज़ किस तरीके से लिखी जाती हैं इनकी। अब रही बात इसके अंदर फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी इसकी 1/2 पाई रूट LC, ठीक है, फॉर्मूला तो वही है, लेकिन यहाँ पर
L जो है L, उसकी वैल्यू L1 प्लस L2 प्लस 2M है। L1 ये, L2 ये और M इनका म्यूचुअल इंडक्शन है। फॉर्मूला एग्ज़ाम में आता है तो आपने इस न्यूमेरिकल को इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है, यानी L की वैल्यू L1 प्लस L2 2M, M इज म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, चलिए तीसरा और देख लेते हैं आपके पास, कोलपिट्स ऑसिलेटर। कोलपिट ऑसिलेटर, इसके अंदर कैपेसिटर्स अलग अलग हो जाएंगे। ये लगभग जो है इसका डायग्राम हार्टले से मिलता जुलता है। दिस इज कॉमन एमीटर, यहाँ RFC रेडियो फ्रीक्वेंसी चॉक कॉइल, दिस इज रेजिस्टेंस R1, दिस इज सेकेंड रेजिस्टेंस R2, दिस इज थर्ड रेजिस्टेंस RE, बाईपास CE, R1 R2 RE CE। ठीक है, यहाँ से कैपेसिटर एक गया, ठीक है, एक कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्ट हो गया और उसको हम यहाँ पर जोड़ने वाले हैं। अब इसमें कॉइल एक ही है, L है, लेकिन कैपेसिटर दो में डिवाइड हो गए हैं, एक C1 और दूसरा C2, बीच में से हमने इसको ग्राउंड कर दिया है। ठीक है, L के थ्रू। अब आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये VCC अप्लाई कर दिया आपने। R1 R2 RE का काम बायसिंग स्टेबलाइजेशन का है, बायसिंग का है। ठीक है, ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए या बाईपास सर्किट के लिए CE, रेडियो फ्रीक्वेंसी चॉक कॉइल DC को पास होने देगा, AC को नहीं। ये कैपेसिटर C3 और C4 जो है वो AC को पास होने देंगे, DC को नहीं सर्किट के अंदर। अब इनपुट फीड देखते हैं। देखिए, इनपुट का एक सिरा कहाँ पर कनेक्टेड है, बेस पर, और ये अगेन ग्राउंडेड है, और ये कैपेसिटर इसके साथ ग्राउंडेड होने की वजह से, ठीक है, आप ये यहाँ देख सकते हैं कि ये इनपुट की तरह काम करेंगे। और जो कलेक्टर पर है वो एक सिरा यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, तो एमीटर और बेस पर भी कनेक्शन हो गए हमारे पास, और कलेक्टर पर आउटपुट हो गए। अब वर्किंग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। VCC ऑन करा, एमीटर कलेक्टर करंट बढ़ा, कलेक्टर करंट बढ़ा, तो अब ये दोनों कैपेसिटर चार्ज हो जाएंगे, फुल्ली चार्ज। जब कैपेसिटर दोनों फुल्ली चार्ज होंगे तो उनकी डिस्चार्जिंग L के थ्रू होगी। जब डिस्चार्जिंग L के थ्रू हो रही है तो जो करंट इनमें प्रोड्यूस हो रहा है वो वापस किस में जा रहा है, एमीटर और बेस में। इसकी वजह से कलेक्टर करंट बढ़ेगा। कलेक्टर करंट कब तक बढ़ता रहेगा, जब तक वो मैक्सिमम ना हो जाए। जैसे ही मैक्सिमम होगा इसके अंदर इंडक्शन स्टॉप हो जाएगा, इंड्यूस्ड EMF बंद हो जाएगा, फिर ये लेस फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि कम बायसिंग, एमीटर बेस करंट डिक्रीज हो जाएंगे, कलेक्टर करंट डिक्रीज हो जाएगा, और जब तक डिक्रीज होता रहेगा जब तक IC बिकम्स 0। करंट जैसे ही डिक्रीज हुआ फिर पोलैरिटी चेंज और ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। हर एक में पोलैरिटी चेंज होते ही इंक्रीज होगा, हर एक में पोलैरिटी चेंज होते ही डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने उसमें हर बार यही देखा कि जो भी आपका ये जो LC सर्किट होता है, इसमें एक बार कैपेसिटर चार्ज होता है, फिर डिस्चार्जिंग L के थ्रू होती है और इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होता है, यानी कि जो इंड्यूस्ड EMF है वो मैक्सिमम हुआ, फिर 0 हुआ, फिर दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ, फिर 0 हुआ। इसी तरीके से हर जो है ऑसिलेटर के अंदर यही प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि ऑसिलेटर चाहे कोई भी हो, कि सिर्फ उसमें L और C का मेन रोल है। इसके बाद ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर जो है वो फीडबैक नेटवर्क लगा करके पूरा कंप्लीट ऑसिलेटर की तरह काम करते हैं। हम बात कर रहे थे फ्रीक्वेंसी की, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी फॉर्मूला तो सबका सेम ही रहेगा, √L/C। यहाँ पर क्योंकि दो कैपेसिटर हैं तो C की जो वैल्यू है वो C1 C2 और C1 प्लस C2 से ऑब्टेन होगी। अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है कोलपिट्स के लिए तो उसमें जो C निकलेगा आपका वो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट होगा।
ठीक है। फ्रीक्वेंसी तीनों में ही हमने जो है वो सेम लगाई है। देखें इसके अंदर भी 1/2π√LC है, ठीक है, लेकिन इसमें L की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि इसमें 2 इंडक्टर। हर बार एक चीज़ और ध्यान में रखनी है आप लोगों ने, वो ये कि जब भी हम हार्टले को या ट्यून्ड कलेक्टर या कोलपिट्स को डिस्कस कर रहे हैं तो टोटल 360 का फेज डिफरेंस होता है। 180 का तो करता है ये एम्पलीफायर, ठीक है, और 180 का फेज डिफरेंस ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पर हो रहा था, ठीक है, इसलिए टोटल 360। इसके अंदर क्या होगा, 180 का फेज डिफरेंस कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करता है और म्यूचुअल इंडक्शन इन दोनों कॉइल्स के बीच में है, तो यहाँ पर भी 180 + 180 टोटल 360। हर सिचुएशन के अंदर जो इनपुट फीडअप हो रही है हमारी, ठीक है, वो सेम फेज में होनी चाहिए ताकि जो है फीडबैक उसी नेटवर्क को कंप्लीट कर सके। उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए जो इनवर्ट जा रही है। अब यहाँ भी 360 का फेज डिफरेंस 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा इस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की वजह से, और दूसरा इस इंडक्शन की वजह से होगा, ठीक है, क्योंकि ये फीड हो रही है। एक ये C1 L के क्रॉस है, एक C2 L के क्रॉस है। तो एक में तो जो है जो कैपेसिटर चार्ज होकर के डिस्चार्ज हो रहा है वो L के थ्रू हो रहा है, ठीक है, कैपेसिटर C2 भी L के थ्रू हो रहा है। तो जो फीडबैक जा रहा है वापस, जब फीडबैक वापस जा रहा है तो वो 180 के फेज डिफरेंस के ऊपर जाएगा। तो टोटल 180 + 180 दैट इज 360, ताकि कंपनसेट हो सके जो उसके अंदर एनर्जी लॉसेस हो रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे जो है वो ऑसिलेटर्स थे जितने भी हमने जो है आपके सिलेबस के हिसाब से डिस्कस किए। इनके न्यूमेरिकल्स ये ध्यान रखें, न्यूमेरिकल्स कई बार आ जाते हैं, सिर्फ फॉर्मूला चेंज होगा। फर्स्ट के लिए कोई चेंज नहीं है जो आपका ट्यून्ड कलेक्टर है, लेकिन कोलपिट्स और हार्टले के लिए L और C की वैल्यू जैसे जैसे है उसी तरीके से आपने करनी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।